हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग। आज हम लोग बातें करेंगे कोलेस्ट्रॉल की, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। तो हम सबसे पहले जानेंगे, सब लोग बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू ये है। कुछ लोग इतने पैनिकी होते हैं कि हर हफ्ते करवाते रहेंगे या हर महीने कराते रहेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। और हमारी बॉडी में जो होता है ना, दो टाइप का फैट होता है। एक फैट वो होता है जो हमारे एडिपोज टिश्यू फैट सेल्स में डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम चर्बी कहते हैं कि हमारे शरीर में चर्बी आ गई, हम मोटे हो गए, हमारा फैट बढ़ गया। दूसरा फैट वो होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स, खून की नलियों के अंदर बह रहा होता है, तो वो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो दो टाइप का फैट हमने देख लिया कि एक जो हमारी एडिपोज सेल्स में है और एक जो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी ब्लड वेसल्स में बह रहा है। तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, एक चिपचिपा फैट सब्सटेंस होता है जो लिवर में बनता है और कभी कुछ कुछ हद तक ये इंटेस्टाइन्स की म्यूकोसा में भी बनता है। ये बहुत ही हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये सेल की मेम्ब्रेन को बनाता है, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर ये हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर हमारी बॉडी में कम होंगे, तो हमारी जो सेल की इंटीग्रिटी होगी वो अच्छी नहीं होगी एंड वो वीक होंगे हमारी सिस्टम। दूसरा, ये हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन में में मदद करता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो के अंदर से जो हार्मोन निकलते हैं वो उनको बनाता है। और इसके अलावा जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और ये विटामिन डी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हमारी स्किन के अंदर ये अल्ट्रावायलेट रेज के साथ में मिलकर विटामिन डी को बनाता है और बाइल एसिड्स को बनाता है। बाइल एसिड जाकर हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाते हैं। तो ये हमारे जो फैटी खाना जब भी हम खाते हैं उसको हेल्प, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हमने देखा ये कोलेस्ट्रॉल के क्या क्या कारण है। नॉर्मली हमारी बॉडी इतना कोलेस्ट्रॉल बना लेती है जो हमारी नॉर्मल एक एक्टिविटी जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है, लिवर से इतना प्रोडक्शन हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं आप कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें ना खाएं। कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें वो होती हैं जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स हमारे क्या कहते हैं, जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मीट हो गया, सी फूड हो गए, पोल्ट्री है, ये हमारा एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। और जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स हमेशा दे आर जीरो कोलेस्ट्रॉल, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो आप जिस भी कोई भी ऐसी चीज के ऊपर जो प्लांट से निकली है, जैसे काजू, बादाम या पिस्ता, आप इनकी बात करें और उनके ऊपर लिखा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री, तो आप कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखकर आप अपने आप को भ्रमित ना करें। उसके अंदर भगवान जी ने ही कोलेस्ट्रॉल नहीं डाला है। जैसे कुछ कुछ चीजें हैं, बटर हम एक खाते हैं, बटर इज 100%, बटर में कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है क्योंकि ये एनिमल प्रोडक्ट होता है। लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं बटर जो कहते हैं लो कोलेस्ट्रॉल या लो जीरो कोलेस्ट्रॉल बटर्स, वो बेसिकली बटर्स नहीं होते। वो ऑयल, वो ऑयल से बनते हैं। तो ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करके उनको थोड़ा सॉलिडिफाई कर देते हैं। तो इसलिए वो लो कोलेस्ट्रॉल या जीरो कोलेस्ट्रॉल बटर्स रहते हैं। तो हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जब हमारी बॉडी में बना, लिवर से बना, तो लिवर से ये टिश्यूज के अंदर जाता है और टिश्यूज से बाकी दोबारा से ये हमारे लिवर में आ जाता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक रोड है, रोड के अंदर अगर हम चल रहे हैं तो रोड के ऊपर बहुत डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। आपके पास बस भी है, आपके पास कार भी है, आपके पास साइकिल है, टू व्हीलर है, आप पैदल जा रहे हैं। तो और इसके अलावा बस जो हमारी जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं। तो आप ऐसा मान लीजिए, जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बह रहा है खून की नलियों में, वो एक हाईवे है। और जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो लाइपोप्रोटीन्स है। और जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स है ये हमारे पैसेंजर्स हैं। तो अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जा रहा है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान
मतलब लिवर से दूसरे ऑर्गन में गया और ऑर्गन से वापस लिवर में आया, तो वो लाइपोप्रोटीन्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। और लाइपोप्रोटीन्स हमारे कई टाइप के होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग अलग होते हैं, इसी तरह हमारे लाइपोप्रोटीन्स कई टाइप के होते हैं। जो हमारे काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स लिपिड्स को, फॉस्फोलिपिड्स को और कोलेस्ट्रॉल को हमारा कैरी करते हैं। और इसके अलावा वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स भी ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल के कुछ पार्ट को कैरी करते हैं। लो डेंसिटी के बाद में हमारे वेरी लो डेंसिटी के बाद में वीएलडीएल जिसको हम कहते हैं, उसके बाद में हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे को क्या करते हैं, ये एलडीएल को कैरी, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे को कैरी करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो ये वहाँ ब्लड की वेसल में जाकर प्लाक बना देते हैं, प्लाक बनाते हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज की नैरोइंग हो जाती है, इसीलिए इनको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और इसके बाद में हमारे पास इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी वीएलडीएल और एलडीएल के बीच में होता है, ये अल्टीमेटली जाकर एलडीएल में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास पांचवा एचडीएल होता है, जिसको हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये क्या करता है, जो यहाँ पर आर्टरीज के अंदर हमारा एलडीएल ने लेके जमा होके प्लाक बना दिया था, ये उस प्लाक में से क्या कहते हैं, एलडीएल को खींच ले, कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको खींच लेता है, सक करने की वजह से वहां पर ये प्लाक को रिडक्शन कर देता है। प्लाक रिडक्शन होता है, इसलिए ये एंटी एथिरोजेनिक लाइपोप्रोटीन होता है, इसलिए हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब जो हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया, चार पांच चीजें हैं। एक टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया, जो हमारे सारे लाइपोप्रोटीन्स का मिक्सचर है, और टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया, एंड एक गुड कोलेस्ट्रॉल हो गया, और एक बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो हमारा जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल में से अगर हम एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जितना भी बचेगा वो हमारे पास नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बचेगा, मींस बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा। तो हम जब टेस्ट करते हैं तो हम फास्टिंग टेस्ट कराते हैं। फास्टिंग टेस्ट कराने के लिए हमें, अगर हम ट्राइग्लिसराइड्स को चेक कर रहे हैं तो हमें फास्टिंग की जरूरत होती है। फास्टिंग का मतलब है 0 कैलोरी डाइट फॉर 12 आवर्स। 0 कैलोरी डाइट का मतलब है आप पानी ले सकते हो, क्योंकि पानी में कोई कैलोरी नहीं होती। और जो हमारी वीएलडीएल होती है वो ट्राइग्लिसराइड्स का 20% है। अगर आपकी ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो डेफिनेटली आपका वीएलडीएल भी ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है आपका नॉन एचडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हाई हो जाएंगे। हो सकता है आपका एलडीएल बहुत ज्यादा हाई ना हो, लेकिन वीएलडीएल बहुत हाई है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स बहुत हाई है, तो अल्टीमेटली एनएच जो नॉन एचडीएल वैल्यू है वो हाई आएगी। इसलिए हम केवल एलडीएल वैल्यू पर बैंक नहीं करते, हम तीन चीजों को देखते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स को। तो जो हमारी नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी अंडरलाइंग हार्ट डिजीजेस को बताती है, हमारे इन्फ्लेमेशन को बताती है, और हमारी आर्टरीज में कितनी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है, जिसको हम हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज कहते हैं, वो हमें बताता है। इसके अलावा जो हमारे एनएचडीएल की वैल्यू है, ये हमारे हार्ट डिजीज के रिस्क को असेस करने के अलावा, हम जो स्टैटिन्स जो लिपिड लोअरिंग ड्रग ले रहे हैं, उसकी टारगेट वैल्यू को भी हमें बताता है कि हमारे को कितना ड्रग्स की जरूरत है। जैसा हमने डिस्कस किया कि हमारी ये वैल्यूज है, तो हमारे टोटल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। प्लीज यूनिट को ध्यान से सुन ले, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो एचडीएल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसकी वैल्यू 50 से ज्यादा होनी चाहिए।
और हमारे ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू 150 से कम होनी चाहिए, और जो हमारा नॉन एचडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी टोटल वैल्यू 130 से कम होनी चाहिए। तो जब हम एक स्टैंडर्ड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, हमारे उसके अंदर यही चीजें आती हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एचडीएल कहते हैं एचडीएल आता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एनएचडीएल कहते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स आता है। हमने ट्राइग्लिसराइड की बात अभी तक नहीं की थी, तो मैं ये बता देती हूँ ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। नॉर्मली हमें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत नहीं होती, जब भी हम एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते हैं देन रिक्वायर्ड, तो हमारी बॉडी में ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से आती हैं, मेनली ये हमारे को आती हैं कार्बोहाइड्रेट से एंड अल्कोहल से। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ रिफाइंड कार्ब्स एंड अल्कोहल। तो अगर आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं तो आपके अगर मान लो ट्राइग्लिसराइड्स आ रहे हैं ज्यादा, तो आपका मतलब है आप ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए खाने को कम करेंगे। एक्स्ट्रा कैलोरीज जब भी आ रही हैं तो हमारी एक्स्ट्रा कैलोरी फैट सेल्स में ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में डिपॉजिट हो जाती हैं, और ये एचडीएल और मतलब नॉन एचडीएल और के साथ में मिलकर और हाई एलडीएल वैल्यूज के साथ में मिलकर ये हमारे हार्ट के रिस्क को बढ़ा देते हैं। नॉर्मली जब है हम कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज को कब चेक करें? नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कोई एपरेंट मतलब कोई साइन एंड सिम्टम नहीं बहुत ज्यादा क्रिएट करता, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको हम असेस कर सकते हैं कि हमारे कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज ज्यादा है। जैसे हमारी आंख के यहाँ पर या ऊपर कॉर्नर में, अपर कॉर्नर आईलिड के ऊपर छोटे छोटे डिपॉजिट्स आ जाते हैं, जो थोड़े रेज्ड से डिपॉजिट्स होते हैं, इनको हम ज़ैंथेलिज्मा कहते हैं। आपकी वैल्यूज कुछ भी हो, इसका मतलब है वो दैट इज जो भी वैल्यू लैब वैल्यू है दैट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, क्योंकि इसका मतलब है वो जो वैल्यू है आपकी बॉडी के लिए ज्यादा है, जिसने उसको मैनिफेस्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ज़ैंथेलिज्मा। इसके अलावा बच्चों में या बूढ़ों में आई के अंदर एक व्हाइट लाइन दिख जाती है जिसको हम आर्कस सिनाइलिस कहते हैं बूढ़ों में, और बच्चों में हम इसको कहते हैं आर्कस जुवेनाइलिस। मतलब ये जो हमारी आई की ब्लैक वाली हिस्सा दिख रही है, इसके अंदर एक व्हाइट लाइन आपको दिख सकती है। और ये तो है, आपको कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करेगी, लेकिन अगर आपकी रेटिनल वेन के अंदर ब्लॉकेजेस हो गई हैं या आपकी रेटिनल आर्टरी में प्लाक बन गए हैं, तो ये आपके विजन को लॉस कर सकते हैं, आपको धुंधला दिखाई दे सकता है या बिल्कुल लॉस ऑफ विजन हो सकता है, या फिर आपको स्ट्रोक जैसी जो पैरालिसिस की अटैक होती है वो आ सकती है। हमने डिस्कस कर लिया है कि हमें ये टेस्ट कराने के लिए लिपिड प्रोफाइल चेक करना पड़ता है। लिपिड प्रोफाइल के अंदर हम 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग का मतलब है 0 कैलोरी डाइट। और ये जो हमारी वैल्यूज होती हैं कुछ कुछ चीजों से अफेक्ट हो सकती हैं, जैसे आपको कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है, फीवर हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, आपका पोस्चर ठीक नहीं था, तो आपको 14 से लेकर 11% वेरिएशन हो सकती है, हो सकता है आपकी वैल्यूज हाई आ जाए। इसलिए अगर आपको फीवर हो रहा है तो आप अपना लिपिड प्रोफाइल ना कराएं। आपको सीजन वेरिएशन, सर्दी है या गर्मी है, आपकी वैल्यूज नॉर्मल वैल्यूज से खराब मतलब डिरेज्ड मिल सकती हैं। आपको प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में भी आपकी वैल्यूज हाई आती हैं, जो डिलीवरी के बाद में नॉर्मल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं थी, बहुत दिनों से बहुत हैवी मतलब बहुत ऑयली फ्राइड फूड खा रहे थे, या आप बहुत ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे थे, तो भी आपकी वैल्यूज डिरेंज हो सकती हैं। इसके अलावा लैब टू लैब वेरिएशन भी आपको मिलती है, जो 14% तक हो सकती है। तो अगर इसके क्यों होती है ये लैब टू लैब वेरिएशन, वो इसलिए होती हैं क्योंकि डिफरेंट मेथडोलॉजी से टेस्ट करते हैं। जैसे एक बच्चे को हम सिखाएं ए फॉर एप्पल, तो हो सकता है वो कर्सिव लिखे, हो सकता है वो सिंपल में रनिंग में लिख दे। तो इससे इसलिए जो हमारी मेथडोलॉजी है
वो अलग होने की वजह से लैब टू लैब वेरिएशन आती है। लैब टू लैब 14 मतलब 14% तक एक्सेप्टेबल है। और अगर आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल कर रहे हैं एंड प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल कर रहे हैं, तो सीरम कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल से 3% तक कम होती है। हम ये डिस्कस करेंगे हमने कि कोलेस्ट्रॉल जो चेक होता है हम कब कराएं और कौन-कौन लोग कराएं। तो नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं 5 साल के बच्चे का फर्स्ट लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस स्टिफनिंग की प्रोसेस होती है, वो जन्म लेने के साथ ही शुरू हो जाती है। तो 5 साल के बाद के लिए आप पहला टेस्ट करा लीजिए। उसके बाद में बच्चों का टेस्ट कराएं 9 से लेकर 11 साल की उम्र में, और उसके बाद एडोलेसेंट है एज में 17 से या 21 साल की उम्र में टेस्ट करा लें। चाहे आपको कोई रिस्क है या नहीं है, वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हो गई है एंड हमारे फूड हैबिट्स भी बहुत ज्यादा है खराब है, इसलिए आप अपना करा कर रख लें। अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है तो, और आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप अपना 5 इयर्स एवरी 5 इयर्स में कराएं। मतलब जैसे हमने 20 साल या 21 साल में कराया, तो एवरी 5 इयर्स में टेस्ट कराएं। लेकिन अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, डायबिटीज है, या आपका पहले से लिपिड प्रोफाइल डिरेंज था जिसको आपने बंद कर दिया, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिसलिपिडीमिया है, फैमिलियल जिसको हम हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं, तो आप 1 ईयर में एक बार जरूर करा लें। यदि आप दवाइयों पर हैं, तो अपनी दवाइयों की डोज को रेगुलेट करने पर एज डायरेक्टेड बाय योर डॉक्टर वो आप कराएं। तो हमारे पास क्या होता है, ये हमने देख लिया कि हमें टेस्ट कब कब कराना है और कब कराएं। ये नहीं है कि हम हर 3 महीने पे करा रहे हैं या एवरी मंथ करा रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। नहीं, ऐसी रिकमेंडेशन। अब हम ये जानेंगे कि जो जो हाई रिस्क फैक्टर्स है हाई कोलेस्ट्रॉल होने के लिए, वो कौन से हैं। इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। मेल होना अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि मेल्स के अंदर हायर एलडीएल होता है एंड लो एचडीएल वैल्यूज होती है फीमेल्स की अपेक्षा कर। लेकिन मीनोपॉज के बाद में फीमेल्स के अंदर एलडीएल बढ़ जाता है एंड दे आर मतलब सेम मेल्स के सेम रिस्क में आ जाती है। ओल्ड एज में भी आपकी वैल्यूज हाई हो जाती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल को क्लियर नहीं कर पाती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीजेज है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो भी आपके वैल्यूज हाई आएंगे। अगर आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है साथ में, तो एक एड ऑन रिस्क फैक्टर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी वैल्यूज और ज्यादा खराब हो जाएंगी। अगर आपकी पास्ट हिस्ट्री ऑफ डिसलिपिडीमिया है, मतलब आपकी लिपिड प्रोफाइल पहले खराब था, आपने दवाइयां बंद कर दी थी, या आपने लाइफस्टाइल को छोड़ दिया था, तो आप जो गुड लाइफस्टाइल को बोले, लाइफस्टाइल मींस गुड लाइफस्टाइल को छोड़ दिया था, हेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ दिया था, दवाइयां छोड़ दी थी, तो आप दोबारा से उसके हाई रिस्क में आ जाएंगे। हम प्रेगनेंसी का डिस्कस कर चुके हैं। प्रेगनेंसी में भी थर्ड ट्राइमेस्टर में स्पेशली हाई वैल्यूज मिलती हैं, जो डिलीवरी के बाद में नॉर्मल हो जाती है। ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है फॉर हाई बैड कोलेस्ट्रॉल्स। तो इसमें क्या होता है, जो एलडीएल के रिसेप्टर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से एलडीएल हमारी बॉडी से क्लियर नहीं हो पाता, ब्लड स्ट्रीम में रहता है, तो वो हाई वैल्यूज देता है। और जो बाकी के हमारे नॉन एचडीएल वैल्यूज हैं, जो वीएलडीएल या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं और उनका रिमूवल भी नहीं हो पाता। इसके अलावा हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खा रहे होते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खा रहे हैं, तो वो भी हमारे नॉन एचडीएल वैल्यूज को कम करता है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल जैसे मैंने डिस्कस किया, ये भी आपका एक रिस्क फैक्टर्स है जो आपको बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है। हम थायराइड हार्मोन्स की बात करते हैं। थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल केसेस में हमारे एलडीएल रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी एलडीएल की जो रिमूवल ब्लड स्ट्रीम से अच्छी होती है एंड ज्यादा होती है, और ये हमारी ब्लड में
जो एलडीएल के मात्रा को कम कर देता है। इसके अलावा जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से और हमारी क्लियरेंस हो जाती है। लेकिन जब हमारी थायराइड हार्मोन्स डिरेंज हो जाते हैं, स्पेशली हमको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, जब हमारी ग्लैंड कम काम करने लगती है, तो हमारी ये प्रोसेस उल्टी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो एलडीएल जो बैड एलडीएल की वैल्यू एंड जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। हमारी अनदर रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग। स्मोकर्स के अंदर 25% जो नॉन एचडीएल की वैल्यूज होती है एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स ज्यादा होती है। और इसके अलावा जो स्मोकिंग नंबर ऑफ स्मोकिंग पर डे ऑल्सो इंक्रीजेज नॉन एचडीएल वैल्यूज। मान लो एक व्यक्ति 2 सिगरेट पीता है और एक 20 पीता है, तो आपको जो 20 स्मोक कर रहा होगा उसके वैल्यूज ज्यादा मिलेंगे। इसलिए हम बोलते हैं हार्म रिडक्शन करना है, तो अगर आप नंबर ऑफ सिगरेट्स को अगर 0 कर दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 0 नहीं कर सकते हैं तो कम कर दें, ताकि आपका हार्म रिडक्शन हो सके। हमारा अनदर रिस्क फैक्टर इज टाइप 2 डायबिटीज। डायबिटीज के अंदर हमारे को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मिलता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलता है, जिसकी वजह से हमारे एचडीएल की वैल्यू कम हो जाती है और जो नॉन एचडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होती है वो बढ़ जाती है। हमने जैसे डिस्कस किया, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है तो हम टेस्ट ना कराएं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, वीएलडीएल के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा नॉन एचडीएल वैल्यूज बढ़ जाती हैं, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अगर ऐसा हमने देखा है, एच पाइलोराई का इन्फेक्शन जो हमारे को कॉमनली पेट के अंदर होता है, ये हमारी वैल्यूज को बढ़ा देता है, नॉन एचडीएल की वैल्यूज को। जब हम इनको ट्रीट कर देते हैं तो ये हमारे वैल्यूज नॉर्मल आ जाते हैं। इसी तरीके से कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो गम की इन्फेक्शन हो या हमारे टूथ में आ रहा हो, तो ये हमारे हार्ट के रिस्क को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये हमारे नॉन एचडीएल की वैल्यूज को बढ़ाकर एचडीएल को कम कर देते हैं। सिमिलरली किडनी डिजीज जब हमें होती है तो ये भी हमारे वीएलडीएल को बढ़ा देती हैं, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन कम हो जाता है, तो और इसकी वजह से हमारी नॉन एचडीएल की वैल्यू बढ़ जाती है। कुछ कुछ दवाइयां होती हैं जो हमारे एलडीएल और वीएलडीएल की वैल्यूज को बढ़ा देते हैं, स्पेशली जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये हमारी एनएचडीएल को, जो नॉन एचडीएल वैल्यूज को बढ़ा देते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ा देते हैं। सिमिलरली जो हमारी वाटर पिल्स होती हैं, डायूरेटिक्स होती हैं, ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को एचडीएल को कम कर देती हैं एंड बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती हैं। तो ये हमारे रिस्क फैक्टर्स हुए। आज हमने डिस्कस किया था कि हम अगले बार लाइफस्टाइल से और मेडिकेशन से कैसे हम दवाइयों को से ट्रीट करें। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। हमारा बेसिकली एम यही है, हम अपने रिस्क को असेस करें, टाइमली हम अपने एचडीएल, अपने लिपिड प्रोफाइल को कराएं। खाने में हमें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी अपना जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है बढ़ा देती है। हम जितनी भी कैलोरीज एक्स्ट्रा खाते हैं वो हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड के रूप में फैट सेल्स में जाकर डिपॉजिट हो जाती हैं। तो जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं, वो ट्राइग्लिसराइड्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया होगा, और अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे हम लाइफस्टाइल से इसको कैसे मैनेज करें। थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर टुडे। और अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे।